हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माई सेल्फ राधे पटेल फ्रॉम संस्कार वैली अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 6 फॉर क्लास 8। सो बच्चों, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम आपको फ्यूल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, अच्छे फ्यूल के क्या करेक्टर होने चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कैसे हो मिलता है, फिर टाइप ऑफ फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, रोल ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न डेवलपमेंट, कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, प्रिवेंटिंग एन एनर्जी क्राइसिस। तो इन सभी टॉपिक को लेकर के आज चलेंगे। सो लेट्स गो। फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू एनी वर्क, है ना। एनर्जी क्या है, किसी काम को करने की सामर्थ्य को एनर्जी कहते हैं। वी कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी और पावर। हम कोई भी काम बिना एनर्जी और पावर के नहीं कर सकते हैं। वी कैन से दैट द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्टोर्ड इन एनर्जी। Okay, for example, bulb. When turn the bulb on, energy come in the form of heat and light. जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो एनर्जी हीट और लाइट के फॉर्म में आती है। That is the reason we are unable to touch the bulb. इसलिए हम बल्ब को टच नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें हीट भी हो गई और इलेक्ट्रिसिटी भी हो गई। तो it get very hot. The electrical energy of the bulb get converted into heat and light. Okay, ये तो आप समझते हैं। चलिए, we can say that energy can neither be created or nor destroy. हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्ज्ड। बट हम ना तो एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, यानी कि ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको मिटा सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम फ्यूल के बारे में बात करते हैं। तो फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल। तो फ्यूल द सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट, एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट ऑफ नॉन एज फ्यूल। यानी कि द सब्सटेंस दैट इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट, जो सब्सटेंस जलते हैं और हीट एनर्जी को उत्पन्न करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉस्ट के, तो इट नॉन एज फ्यूल। तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे, है ना। फ्यूल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लॉक within the chemical bonds of their constituent molecule. On burning these material, a large part of energy is released as heat. This heat energy is used to run machines. चलिए, अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम कॉमन फ्यूल्स की, है ना। ये बहुत जरूरी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो देखें लकड़ी, वुड। तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यानी कितने किलो प्रति जूल होती है लकड़ी में। तो लकड़ी यानी जैसे वुड है, तो वुड में 17 to 22 कैलोरीफिक वैल्यू होती है, किलो पर यानी किलो जूल पर ग्राम। एक ग्राम में किलो जूल 17 से 22 किलो तक एनर्जी होती है। फिर इस प्रकार से नेक्स्ट कोयले में 25 to 33, इसी तरह से चारकोल में 31.5, बायोगैस में 35 to 40, बायोगैस, केरोसिन में 48, पेट्रोल 48, ब्यूटेन 50, मेथेन 55, हाइड्रोजन गैस 150। इस तरह से कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ती जाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अच्छे फ्यूल के क्या गुण होते हैं।
तो अच्छा फ्यूल ऐसा फ्यूल होता है जो इग्निशन टेम्परेचर दे, यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। यानी इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जो कम से कम टेम्परेचर पर आग पकड़ ले, है ना, कम से कम टेम्परेचर, जितना कम हो सके उतने जल्दी आग पकड़ ले, तो वह कहलाता है अच्छा फ्यूल यानी गुड फ्यूल। ठीक। फिर सेकंड, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, अच्छी हो, यानी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, गुड, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीफिक, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम इस टेबल में बात करें तो सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन गैस की। क्यों? क्योंकि इसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम फ्यूल में 150 कैलोरीफिक वैल्यू देता है ये, है ना, अच्छा एवरेज देता है। तो इसी तरह से जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना अच्छा होगा वह अच्छा क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। ठीक। अब हम बात करें एबिलिटी की, है ना, जैसे हम कहें कि 1 कैलोरी में कितने जूल होंगे, तो 1 कैलोरी इक्वल 4.1868 जूल, है ना, ये एनर्जी का मेजरमेंट है। ठीक। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, जो उपलब्ध हो जाए आसानी से, है ना। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट मेक अ फ्यूल गुड फॉर कंजम्पशन। फ्यूल शुड बी ईजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए। ठीक। चलिए इसके बाद बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्रॉन्ग से काम करे, है ना। द फ्यूल विच कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली एट लो रेट आर कंसिडर्ड गुड फ्यूल, है ना। कम रेट में यानी कम कीमत में हमें अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, यानी कम कीमत में हम यहाँ से वहाँ चले जाएं उसी फ्यूल से, जैसे कि पेट्रोल डीजल, यानी मान लीजिए पेट्रोल है तो पेट्रोल में 1 लीटर में हम जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक पहुँच जाएं, हमें लगता है कि हाँ पेट्रोल अच्छा गुड फ्यूल है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हमारे पास उसी के साधन हैं, लेकिन उससे भी अच्छे फ्यूल्स हैं इस दुनिया में। फिर जो पॉल्यूशन कम करे, है ना, इसके बाद जो पॉल्यूशन को कम करे, जैसे जिसमें पॉल्यूशन कम हो, जैसे हम बात करें CNG, LPG, है ना, नेचुरल गैस, तो ये बहुत अच्छी फ्यूल होंगे भविष्य में। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स क्या हैं, तो एनर्जी के सोर्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एग्जॉस्टेबल मतलब जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल क्या है, तो फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं जिसे हम जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, है ना, डीजल और नेचुरल गैस। ठीक। तो ये हो गए, क्या हो गए, ये एग्जॉस्टेबल, यानी जो ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि यह प्रोडक्ट को प्रोड्यूस होने में, इन मटेरियल्स को बनने में मिलियन, करोड़ों, लाखों, करोड़ों साल लग जाते हैं इनको बनने में। कैसे बनते हैं ये, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिर हम बात करेंगे इन एग्जॉस्टेबल, तो यानी इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, यानी कभी भी नष्ट ना हो, ऐसे सोर्सेस जिन्हें हम क्या कहेंगे, इन एग्जॉस्टेबल मतलब जो अनलिमिटेड है, जैसे सोलर एनर्जी, यानी सन से निकली एनर्जी क्या है, अनलिमिटेड है, ये तो कभी बंद नहीं होगी ना। फिर विंड, हवा, जैसे पवन चक्की, वो भी है। फिर वाटर एनर्जी, जैसे हाइड्रो पावर एनर्जी, जैसे डैम से पानी छोड़ने पर उस पर फैन पर पानी गिराया जाता है, जिससे फैन मूव करेगा और लाइट बन जाएगी। फिर टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं।
अब हम आपके लिए बता दें कि फॉसिल फ्यूल क्या है। तो फॉसिल फ्यूल आर द फ्यूल विच आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल्स होते हैं या वो फ्यूल्स कहलाते हैं जो बनते हैं डेड सड़े गले प्लांट और एनिमल्स के रिमेन यानी बचे हुए अवशेष जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, बहुत लंबे समय तक ज़मीन में पड़े रहते हैं और वो चेंज हो जाते हैं उसमें फ्यूल्स में, है ना, वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कोयले की यानी कोल। तो सबसे पहले कोल वाज द फॉर्मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ लार्ज लॉन्ग प्लांट एंड ट्रीज बरीड मतलब दब जाने से अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में यानी कि एडजस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद बात करें इन एडजस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एडजस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले आता है कोल यानी कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल यानी कोयले की। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोल वाज फॉर्मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ लार्ज लैंड प्लांट एंड ट्री buried under the earth about 300 million years ago. Coal was formed by the decomposition, यह decomposition होने से किसके, प्लांट एंड एनिमल के डेड रिमेन्स के बुरीड होने से अर्थ के अंदर, और जो कब तक दबे रहते हैं, मिलियन करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उनको टर्न होने में, कोयला बनने। About 300 million years ago, the Earth had dense forest in low-lying wetland area. 300 करोड़ वर्ष पहले, 300 करोड़ों साल पहले, 300 करोड़ साल पहले अर्थ के जो फॉरेस्ट थे वो डेंस थे। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक flooding, earthquake, volcano eruption, these forests got buried under the soil. तो क्या हुआ, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस यानी फिनोमिना, जो नेचुरल फिनोमिना हुई जैसे फ्लडिंग, बाढ़, अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनो एरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, इन सभी के कारण जो जंगल थे तो वो क्या हो गए, दब गए मिट्टी के नीचे, और दबने के कारण बहुत बड़े एरिया में ये नीचे पहुंच गया, और नीचे पहुंचने के कारण वहाँ हाई टेम्परेचर एज मोर सॉयल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, तो उन पर क्या पड़ा, एक दबाव पड़ा, दबाव के कारण द टेम्परेचर ऑल्सो रोल एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर की वजह से वो गहराई और गहराई में चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, नीचे ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा तापमान की वजह से डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, तो डेड प्लांट जो हो गए क्या, कन्वर्टेड किस में हो गए, कोयले में। एज कोल कंटेन mainly कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ओके, तो समझ गए आप कि कार्बनाइजेशन, इस प्रोसेस को, कोयले की बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक, सिंस इट वाज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये प्रोसेस जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ना कि यहाँ क्या है, कोक, क्या रखा है, कोक यानी पाउडर, कोयले का, क्या रखा है, कोयले का पाउडर। उसको क्या किया गया, हीटेड, जब हीटेड किया गया तो वहाँ से जो भी मटेरियल आया, यहाँ क्या है, लिक्विड वाटर, तो वाटर में जो भी उसमें मिला तो क्या बन गया, कोलतार, है ना, क्या बना, कोलतार। और कोलतार के बाद जो भी इससे गैस रिलीज हुई वो क्या कहलाई,
कोल गैस। तो इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। किसका? कोल का। प्रोडक्ट यानी कोयले से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कोयले से प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं। तो इस तरह से कोयले से प्रोडक्ट क्या बने, पहले कोयले कोयले के पाउडर को क्या किया, हीटेड, तो उसको कहाँ पहुँचाया, वाटर में। जो भी प्रोडक्ट बना उससे उसको कहाँ पहुँचाया, वाटर में। वाटर में क्या बना, तारकोल, और वाटर से जो भी गैस रिलीज हुई वो क्या कहलाई, कोल गैस, है ना। तो इस तरह से कोयले से 3 चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ। ओके। कोक। अब कोक क्या है? कोक इज द टफ पोरस ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस। ग्रेस है ना, ग्रेस ब्लैक, ठीक। फिर कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल। कोक कैसे बनता है, कोयले को हीट करके, है ना। कोक हैज हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कंपेयर टू कोल। तो कोल यानी कोयले के मुकाबले कोक में ज़्यादा परसेंटेज होता है किसका, कार्बन का, तभी तो वो अच्छा एक फ्यूल माना जाता है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। नेक्स्ट 5 point, coke is a better fuel compared to coal because it produces more heat on burning than an equal amount of coal। यानी coal is a better fuel है compared to coal because it's produce more heat, क्योंकि यह ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जल करके, कोयले के समान अमाउंट में होने के बाद भी, ठीक। जैसे कि कोलतार जो बनता है ना, तो कोलतार का यूज़ क्या होता है, रोड सरफेसिंग में, है ना। तो कोलतार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद इन अनप्लेसेंट स्मेल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। यह 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोलतार से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आर यूज टू स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंस लाइक एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, पेंट, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाई एट्सेट्रा। ओके। जैसे कोलतार से क्या बनता है, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, पेंट्स और मेडिसिन्स। ओके। इसके अलावा भी कोलतार से क्या बनता है, नेप्थलीन बॉल यानी कुनैन की गोली, जो हम कपड़ों में रखते हैं ना कुनैन, तो वो कुनैन की गोली कहलाती है ना। तो ये कोलतार का भी इसमें यूज़ होता है, ठीक। अब कोल गैस, तो कोल गैस का क्या यूज़ है, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कोक फ्रॉम कोल। कोल के पाउडर को गर्म करने पर क्या मिलता है, कोक, और कोक को वाटर से निकलने वाली गैस क्या कहलाती है, कोल गैस। अब कोल गैस is mainly a combination of methane and hydrogen and some carbon monoxide। यानी कि जब कोल गैस को जब कोक को हीट किया जाता है तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो वाटर में जाता है। तो वाटर में जाने पर वह क्या बनता है, कोलतार। और कोलतार से वाटर से जो भी गैस रिलीज होती है तो वो क्या होती है, कोल गैस। अब कोल गैस में क्या होगा, जब वो वाटर से गुजरी तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसमें, होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन, मीथेन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन कोल गैस इज हीटेड इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट। यह क्या देती है, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या देती है, हीट एंड लाइट। कैसे, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो इसका यूज़ बहुत सी जगह पर किया जाता है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, है ना।
चलिए, इन पास्ट कोल गैस वाज यूज फॉर स्ट्रीट लाइट। कोल गैस का यूज़ कब किया जाता था? स्ट्रीट लाइट में जलने के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज इन लंदन। सबसे पहले यह है कोल गैस लंदन में 1810 एंड उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 से अब तक चली कोल गैस, यूज़ किया गया कोल गैस का। जैसे अब हम बात करते हैं कोल गैस के बाद पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है? जैसे हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं ना, तो इसी तरह से पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम डायरेक्ट पेट्रोल नहीं निकलता है, पेट्रोलियम से क्या निकलता है? काला क्रूड ऑयल। क्रूड मतलब जिसमें बहुत कचरा जैसा, जैसे आप नाली देखे हो, नाली में जो काला पानी बहता है ना, कितना गंदा होता है, इसी तरह से क्रूड ऑयल निकलता है उसमें से, है ना। जिस तरह से ये डिग किया है ना बोरिंग के थ्रू, और उसको यहाँ से निकाला समुद्र से, तो कहाँ इसको फिर समुद्र से निकालने के बाद इसको कहाँ शिप के थ्रू कहाँ भेजा गया? रिफाइनरीज में। और रिफाइनरीज से ये रिफाइन करके कहाँ भेजा गया? पंप्स पर। तो यह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल हर जगह पर, है ना। इस तरह से ऑयल पेट्रोलियम को निकाला जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से इसको निकाला गया, फिर यहाँ से शिप यार्ड से ले जाया गया, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू पंप तक ले जाया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, ये सभी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं कब? जब रिफाइनरीज में इसको रिफाइन किया जाता है। अब क्रूड ऑयल क्या है? तो क्रूड ऑयल जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं ना, तो क्रूड ऑयल मैंने कहा था ना कि जैसे बिल्कुल काला मटेरियल, यह है क्रूड ऑयल, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो यही है क्रूड ऑयल। तो व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज द डार्क थिक लिक्विड फाइन बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के नीचे पाया जाता है यह। ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं क्योंकि यह अर्थ के नीचे से निकाला जाता है, इसे मिनरल कहते हैं इसे। अब पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, एक तो पेट्रा और ओलियम। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक, है ना, और ओलियम का मतलब ऑयल। तो रॉक के बीच से निकाला गया ऑयल, यानी चट्टानों के बीच से निकाला गया ऑयल क्या कहलाता है? पेट्रोलियम। ओके। अब हमारी अर्थ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं या हुए भी है। जहाँ पर पहले समुद्र था, है ना, ओशियन था, वहाँ पर क्या हो गया आज? हिमालय। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे हो गया। तो यह धीरे धीरे प्रोसेस हुई, यह लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। मान लीजिए एक साल में जो हमारा क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट है ना पानी में, जो जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, तो जो जितने भी कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं वो 1 सेंटीमीटर मूव किए एक साल में। तो इसी तरह से लाखों करोड़ों वर्ष में यह मूव होते 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 जहाँ ओशियन था वहाँ हिमालय हो गया, और जहाँ पर कभी रिवर बहती थी वहाँ पर आज थार यानी मरुस्थल हो गया, जहाँ यानी डिज़र्ट हो गया जहाँ पर रिवर होती थी। तो यह धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं किसी चीज़ को चेंज होने में। यह हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमारी एज तो केवल मैक्सिमम 100 ईयर होती है, मैक्सिमम 100 ईयर, और इससे भी कम, है ना। चलिए, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन पहले क्या था? ओशियन के बाद उस पर क्या बनी? लेयर, और उसके बाद उस पर क्या जम गई? सॉयल। तो इस तरह से एक क्या बन जाता है? आइलैंड। तो उसी आइलैंड की जो
नीचे तक क्रस्ट होती है ना, ये क्रस्ट, यहाँ पर क्या होता है, ऑयल। जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़रा सा भी नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, पेट्रोलियम। देख रहे हैं ना आप, ये ब्लैक दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से ये ब्लैक है, तो इस तरह से हम एक पाइप डाल के, जैसे हमारे हैंडपम्प से पानी निकलता है ना, इसी तरह से ये पाइप डाल करके यहाँ से क्या निकाला जाता है, क्रूड ऑयल, जिससे क्या बनता है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन एट्सेट्रा। ओके, तो हाउ पेट्रोलियम वाज फॉर्मेड, तो इसका एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पेट्रोलियम वाज फॉर्मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं सी में, तो वहाँ से पेट्रोल बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब यह ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, तो क्या बना देते हैं, सैंड और क्ले, यानी मिट्टी और बालू बन जाती है उस जगह पर। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बाद द सब्सटेंस एयर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्मेड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम। ओके, सो गाइस, हैव यू अंडरस्टूड? फाइन, नाउ यू हैव टू सी दिस, जो ब्लैक दिख रहा है ना ये आपको, ये ब्लैक पार्ट यही है पेट्रोलियम, है ना, कहीं कहीं मिलता है यह पेट्रोलियम, ठीक है ना। फिर जैसे हम हैंडपम्प से डिग करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जैसे हम हैंडपम्प से पानी निकालते हैं, इसी तरह से हम पेट्रोल को भी डिग करके निकालते हैं। पेट्रोलियम जैसे पानी होता है, पानी के लिए, तो पानी के ऊपर भी हो सकता है, पानी के नीचे भी हो सकता है ना। तो मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम वाटर लेवल के ऊपर ही होता है, वाटर लेवल के ऊपर, और पेट्रोलियम के ऊपर जहाँ भी जितनी भी गैसेस होती हैं वो नेचुरल गैस कहलाती हैं, यानी पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, तेल के कुएं इसी तरह से खोदे जाते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, है ना। पेट्रोलियम, फिर वाटर, फिर जैसे कि हमारे समुद्र, ओशियन में निकालने वाले क्रूड ऑयल। पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले हमारे पृथ्वी अर्थ पर पेंसिल्वेनिया यूएसए में पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल 1859 में निकाला गया था। और सबसे पहले हमारे इंडिया में यहाँ पर ऑयल निकलता है मोकम इन असम में 1867 में पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो इसके बाद हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, तो इन जगहों पर फिर डिग किया गया। और जो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर का बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पर भी पेट्रोल मिला। अब रिफ़ाइन कैसे किया जाता है पेट्रोल को, तो उसके लिए आप देखिए, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, रिफ़ाइन किया जाता है पेट्रोल को डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो उसके लिए जैसे डिफरेंट टेम्परेचर पर इसको हीटेड करते हैं ना क्रूड ऑयल को, तो क्या होता है, नीचे से हीट किया जाता है, इसको क्रूड ऑयल को डालते हैं। जैसे कि आप पेज नंबर आप अपनी बुक पर देखिए 62 पर, (370 डिग्री पर क्या मिलता है हमें, इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड ऑयल। फिर नेक्स्ट 300 डिग्री पर क्या मिलता है हमें, डीजल। 200 डिग्री पर हमें केरोसिन, है ना। फिर 15 डिग्री पर गैसोलिन यानी पेट्रोल। और इसके बाद 20 डिग्री पर क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो इस तरह से हम रिफ़ाइन करते हैं रिफाइनरीज में, है ना। रिफाइनरीज में रिफ़ाइन करने के बाद हमें क्या मिलता है, सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल,
और मरीन और डीजल जो मरीन में शिप में यूज़ किया जाता है। फिर बिटुमेन है ना, नेक्स्ट एलपीजी, फिर लुब्रिकेंट्स, फिर नेफ्था और पैराफिन वैक्स। तो हमें रिफाइनिंग के बाद ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं किससे? क्रूड ऑयल से, जो ब्लैक आपने सीसी में देखा था ना, उससे। ठीक है गाइस, तो पेट्रोल का यूज़ कार में, व्हीकल्स में और ड्राई क्लीनिंग में देखा होगा। ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। आज की जो जर्किन आती है न्यू स्टैंडर्ड लेदर की, तो उनको सफाई किससे की जाती है? पेट्रोल से सफाई की जाती है उनकी, है ना, ड्राई क्लीनिंग, इसी को ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। फिर डीजल से हैवी व्हीकल, क्योंकि इनमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है डीजल की कैपेसिटी है। फिर केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल से आपने देखे होंगे डिब्बी जलती है, लालटेन जो पुराने समय में चलते थे, केरोसिन स्टोव चलते थे, पहले स्टोव चलते थे मिट्टी के तेल से चलने वाले। फिर उसके बाद केरोसिन का यूज़ किस में किया जाता है? एरोप्लेन में, हवाई जहाज़ में, मिट्टी का तेल। अब ये नॉर्मल मिट्टी का तेल नहीं है, उसको और भी प्यूरीफाई किया जाता है, तब जाके वो एरोप्लेन में डाला जाता है। फिर इसके बाद फ्यूल ऑयल यानी कि मरीन ऑयल, मरीन डीजल जो शिपयार्ड में चलाया जाता है, जहाज़ों में डलता है। हमारा जो नॉर्मल डीजल है ये नहीं डलता उनमें। इसके बाद बिटुमेन, बिटुमेन से क्या बनाया जाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वहाँ पर फिर पेंट बनाने में यूज़ होता है। और एलपीजी, एलपीजी का यूज़, अब एलपीजी तो जानते हैं आपके हर एक घर में होंगे, सिटी में तो एलपीजी के बिना कोई काम नहीं होता है, खाना नहीं पकता है। फिर लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल मतलब गाड़ियों में, वाहनों में, व्हीकल्स में क्या डलता है? ऑयल, है ना, देखा होगा आप, कहते हैं ना गाड़ियों में ऑयल डालना, सर्विस होनी, तो वो ऑयल लुब्रिकेंट ऑयल कहलाता है। फिर नेफ्था एक केमिकल्स होता है, इसका यूज़ डिफरेंट वेरियस पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जैसे आप कपूर जानते हैं, कपूर जिसमें आग लगा दो तुरंत आग जल जाती है, वाइट कपूर, तो उसका यूज़ कैंडल, मोमबत्ती बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, कलर्स बनाने में, पेंसिल कलर बनाने में, क्रीम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। कम ऑन स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टूड वेल। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद पैराफिन वैक्स दो प्रकार की होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक केमिकल। तो नेचुरल जो होती है, जो प्लांट सी, और ये एनिमल, देख रहे हैं ना आप, ये प्लांट्स और ये एनिमल पैराफिन वैक्स। अब हम आपसे बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस जैसे कि पेट्रोल निकालते हैं उसी तरह से नेचुरल गैस होती है। तो जहाँ पर पेट्रोल होता है ना, पेट्रोलियम के ऊपर थोड़े से स्पेस में क्या होती है? नेचुरल गैस। जिस तरह से हम हैंडपम्प को के थ्रू वाटर निकालते हैं डिग करके, तो इसी तरह से नेचुरल गैस को भी हम डिग करके निकालते हैं और पाइप के थ्रू इसको मूव करते हैं, यानी कि पाइप के थ्रू इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और इसके अलावा सॉलिड यानी कि कोल, जो कोयला है ना, कोल हो गया सॉलिड, फिर पेट्रोलियम लिक्विड, और नेचुरल गैस क्या है? गैस ही है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन चीज़ें मिलती हैं जो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। तो जो नेचुरल गैस है वो गैस भी लिमिटेड समय के लिए है। पेट्रोलियम ख़त्म हुआ तो कोल गैस भी ख़त्म हो जाएगी, नेचुरल गैस। तो इस तरह से गैसेस फॉसिल फ्यूल कहलाती हैं। अब नेचुरल गैस जो है इसको कंप्रेस करके, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स में भर करके आती है, तो वो नेचुरल गैस है। उस नेचुरल गैस का यूज़ कहाँ किया जाता है? कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी, तो उसका यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स यानी फोर व्हीलर्स। तो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ से मिलती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, इन स्टेट्स में इंडिया के। ओके, अब एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस यानी नेचुरल जो है सीएनजी है, नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं? इट कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप, यह पाइप के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इट कैन बी ईजिली बर्न टू ऑब्टेन हीट, यह आसानी से जल जाती है। इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है।
इट क्रिएट वेरी लेस पॉल्यूशन, यह कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। इट इज़ वेरी क्लीन फ्यूल, यह अच्छा फ्यूल भी है ना। फिर जैसे दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल मतलब जो समाप्त हो जाएंगे, कुछ समय के बाद कम हो जाएंगे या ख़त्म ही हो जाएंगे। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA जो है, यह क्या काम करती है कि यह हमें अवेयर करती है कि हमें फॉसिल फ्यूल को कम से कम, जितना हमें यूज़ है उतना ही यूज़ करें, है ना। इसके लिए देखा होगा आपने कि जहाँ स्ट्रीट लाइट होती है ना, स्ट्रीट लाइट यानी रोड लाइट, अब रोड लाइट यानी रेड, येलो और ग्रीन तो जानते ही होंगे, तो वहाँ पर लिखा होता है स्विच ऑफ योर इंजन व्हेन टाइम हैज़ लॉन्ग, जब 5 मिनट हैं या 3 मिनट्स हैं तो आप अपना इंजन को ऑफ रखें उस जगह पर, है ना। इसके अलावा जितना ज़रूरत है उतना ही हम अपनी व्हीकल्स को यूज़ करें, चाहे तो हम उसकी बजाय साइकिल का ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कम से कम पॉल्यूशन होगा और आपकी बजाय जो पेट्रोल डीजल की खपत है वो भी कम होगी, है ना। अब कोल एंड पेट्रोल, इस तरह से एनर्जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एनर्जी अकर इन डिफरेंट फॉर्म एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वे इन द एनर्जी सोर्सेज दैट वी यूज़ एवरी डे। ओके, तो एनर्जी आप समझ गए हैं। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेस हैं, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल यानी कि एग्जॉस्टेबल और इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एग्जॉस्टेबल यानी कि इन एग्जॉस्टेबल यानी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब फिर से हम उनको बना सकें, यानी उस एनर्जी को हम फिर से यूज़ में ला सकें, जैसे रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी आप एक बार यूज़ करेंगे फिर से भी सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये रिन्यूएबल हैं, ठीक। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो एग्जिस्ट हो सकते हैं, दे विल टेक मच टाइम टू गेट फॉर्मेट अगेन, वो फिर से बनने में उनको बहुत समय लगता है, जैसे फॉसिल फ्यूल, है ना। चलिए, रिन्यूएबल सोर्स जैसे दीज आर नॉन एज वाटरफॉल, वाटरफॉल नहीं वाटर, सॉरी, तो वाटर रिन्यूएबल है ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाते हैं, जो फिर से, जैसे पेट्रोल है तो एक बार यूज हो गया, यानी मान लीजिए जितना है आपका ख़त्म हो गया तो फिर से आप क्या करेंगे, फिर तो पेट्रोल नहीं मिलेगा जब वहाँ से तेल के कुएं ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, मैं बता ही चुका हूँ आपको। फिर टाइप ऑफ फ्यूल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। कोल को मैं बता ही चुका हूँ, इट इज़ सेडिमेंट्री रॉक, यह सेडिमेंट्री रॉक है दैट बर्न, जो जलती है। इट मेनली कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। इट ऑल्सो हैज सम क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कोयले में ये सब चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, कोल के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहला है पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस यानी बिटुमिन और एंथ्रासाइट। तो डिफरेंट टाइप यानी 4 टाइप के कोल होता है। कोल कितने टाइप का होता है, 4 टाइप, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उनके अनुसार उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अलग है। जैसे जिसमें ज़्यादा
कार्बन की क्वांटिटी जितने परसेंट ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा कोयला माना जाएगा। जैसे पीट, तो पीट में क्या होती है 60% कार्बन है, कितना परसेंट 60%। फिर लिग्नाइट में 70% है, बिटुमिनस में 80% है और एंथ्रासाइट में 90%। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाएगा इसमें, एंथ्रासाइट। कौन सा, एंथ्रासाइट। ओके। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन यानी क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन का मतलब इट इज द प्रोसेस व्हेन एनी सब्सटेंस इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। विदाउट एयर के, जैसे कि मैं आपको एक प्रोसेस दिखा चुका हूँ, उसमें कोल पाउडर को, यानी किसको, कोल पाउडर को क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है और उसको वाटर में सेंड किया जाता है। तो वाटर में सेंड करने पर जो वाटर के साथ क्या बनाएगा, अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिक्विड, है ना, यानी कि तारकोल, यानी कोल तार। फिर इसके बाद जब ये ऊपर गैस निकलेगी जो भी, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, कोल गैस। तो कोल गैस भी यूजेबल है, कोल तार भी यूजेबल है और कोल भी, है ना, कोल भी बहुत यूजेबल है। ओके गाइस, तो इस तरह से हम फिर कोक, यानी कि कोयले को पीस कर बनाया जाता है कोक, और कोक से क्या बनता है, अमोनिकल लिक्विड, फिर कोल तार और कोल गैस। ये चार चीज़ें बनती हैं किससे, कोयले से। पहला तो बनता है कोक पाउडर, यानी कोयले का पाउडर कोक। कोक के बाद कोक को वाटर में सेंड किया जाता है, हीटेड कोक को, तो अमोनिकल लिक्विड। फिर अमोनिकल लिक्विड और साथ ही साथ क्या बनता है, कोल तार, जो रोड को बनाने में काम आता है। फिर कोल गैस, तो कोल गैस आप जानते हैं जिसका यूज़ स्ट्रीट लाइट में किया जाता था पहले, अभी भी किया जाता है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, तो आप जानते ही हैं कोक, इट इज़ द यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी एज फ्यूल। Ammonical liquefier, it is the converted into ammonium sulfate by absorbing dilute sulfuric acid, and ammonium sulfate is an excellent fertilizer। कैसे कि जो अमोनिकल लिक्विड है बनता है, जो यह कन्वर्टेड होता है किसमें से, अमोनियम सल्फेट से, और एब्जॉर्ब किसको करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, और क्या बनाता है, अमोनियम सल्फेट, जो कि क्या है, एक अच्छा खाद होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं। ये तो वाइट है, इसको केमिकल डालते तो वाइट हो जाता है और ब्लैक भी हो जाता है। कोल गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल दीज गैसेस प्रोवाइडेड हीट व्हेन बर्न इट इज अ गुड फ्यूल। इट्स यूज इन कुकिंग गैस। नेचुरल गैस जो कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम के ऊपर से, जिसे बोलते हैं नेचुरल गैस। तो इट हैज़ मिक्सचर ऑफ एल्केन्स दैट 80% मीथेन, 7% इथेन, 6% प्रोपेन एंड 4% ब्यूटेन। तो 100% हो गया ना, 80 यानी 97% हो गया, 3% और भी होता है। इट अकर डीप इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ की कितनी लेयर होती हैं, क्रस्ट मेटल कोर होती ना, तो क्रस्ट में यह पाया जाता है, क्रस्ट की पार्ट में, निचले पार्ट में, तो पेट्रोलियम जहाँ पर होता है। फिर इट मोस्टली यूज टू फॉर्म ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी। फिर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आप जानते हैं। फिर पेट्रोलियम is formed from the organism living in sea. As these organisms died, their bodies get settled at the bottom of the sea and got converted with layer of sand and clay. समुद्र के अंदर जीवों के दबने से, मरने से, मिट्टी के जमने से जो लेयर बन जाती है, उसी लेयर के अंदर जब यह
वहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है और हाई प्रेशर की वजह से ये डेड एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, टर्न इनटू पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। जिस तरह से आप देख रहे हैं सरफेस में, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना सी ओशियन में, तो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स के अंदर है ना इम्परमिएबल रॉक, और इम्परमिएबल रॉक के ऊपर है ना क्या है, नेचुरल गैस होती है। इसी गैस को निकाल के हम इसमें लाते हैं। ओके गाइस, अब रिफाइनिंग तो आप जानते हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, फर्नेस में डालते हैं क्रूड ऑयल को और उसको हाई टेम्परेचर पर हीटेड करते हैं, जिससे जो भी उसके सेपरेट हो जाते हैं मटेरियल प्रोडक्ट, है ना। फ्यूल ऑयल 370 डिग्री पर, 300 डिग्री पर डीजल, 200 पर केरोसिन, 150 पर पेट्रोल, 20 पर ब्यूटेन और प्रोपेन। इस तरह से